गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आलोचना। कल जो टॉपिक था हमारा आलोचना का पार्ट 1 हो चुका है, तो हम आलोचना का जो है पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे शुक्ल युग। शुक्ल युग में विशुद्ध आलोचना के बारे में। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को माना जाता है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हम कर रहे हैं शुक्ल युग। ओके, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को माना जाता है, और ये कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। ओके, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृतियाँ कौन कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार व रस मीमांसा है। अभी इसमें देखिए जो मोस्ट है वो है रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है, और इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? रहस्य काव्य में रहस्यवाद। ओके, और जो रस मीमांसा है वो भी कैसी है? इनकी सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन या प्रवर्तन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 भेद माने हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर कितने भेद माने हैं शुक्ल जी ने? 2 भेद माने हैं। पहला है आनंद की साधनावस्था और दूसरा है आनंद की सिद्धावस्था। तो चलो पहले करते हैं आनंद की साधनावस्था। तो आनंद की साधना अवस्था या प्रत्यक्ष प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे जो आनंद की साधना अवस्था है ना, उनमें इनके कौन कौन से काव्य हैं? इनमें है रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छंद प्रकाश। ओके, तो जो इनके साधना अवस्था के जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, पद्मावत, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश। दूसरा है आनंद की सिद्धावस्था, मतलब उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे इसमें है सुरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों की फुटकल, श्रृंगारी पद्य, रास, पंचाध्याय। ये इनके आनंद की सिद्धावस्था के जो काव्य हैं वो। ठीक है, वैसे इसमें चलो एक एक बार तो एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जो हमें थोड़ा मोस्ट लगती है, परंतु इसमें जो है इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पुट होता है कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के कौन कितने भाग किए हैं? 2 भाग किए हैं। एक तो आनंद की साधनावस्था और दूसरी आनंद की सिद्धावस्था। ओके, नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए जो शुक्ल है ना उसकी एक स्लाइड थोड़ा नीचे मिक्स हो गई होगी। हाँ, ये इसकी पहले शुक्ल की स्लाइड ही कर लेते हैं ना, उसके बाद में पीछे वाला करवा देती हूँ। इसकी स्लाइड जरा ऊपर लगनी थी परंतु ये नीचे लग गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। तो ये ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक आलोचना है इनकी ये। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। तो शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। आचार्य शुक्ल को ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। ओके, एलटी में आया था ये। कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय किसने जरूरी माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य भी कहा जाता है। तो कैसा आचार्य कहा जाता है? पथिकृत, मतलब जो पथ का जो है ये करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जो पथिकृत आचार्य हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक या
या निगमनात्मक विधि कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक व निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ओके, तार्किक हो गया, विश्लेषणात्मक हो गया, व निगमनात्मक विधि। इसके अतिरिक्त इनके जो है तेन के प्रत्ययवाद व विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है। ओके, इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। तो देखिए जो रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना आत्मक जो काव्य है या जो कृतियां हैं उस पर किसका प्रभाव है? उस पर है रामचरितमानस का प्रभाव है। तो देखिए इसमें मोस्ट चीज़ें क्या होगी इस स्लाइड में। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इनकी जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आलोचना कृति है वो कैसी है? ऐतिहासिक है। ओके, शुक्ल जी ने कला के लिए, कला जीवन के लिए कसमन्वय जरूरी माना है। पथिकृताचार्य कौन है? शुक्ल जी हैं। तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि इन शुक्ल जी की जो है आलोचना दृष्टि की विशेषताएं हैं। तेन के प्रत्ययवाद व विधेयवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त तो रामचरितमानस का प्रभाव भी शुक्ल की आलोचना पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है लोक मंगल की अवधारणा। ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल को जो है शॉर्टकट में आरसी भी कहा जाता है। आर से रामचंद्र और आरसी भी कहा जाता है। ओके, रामचंद्र शुक्ल को। लोक मंगल की अवधारणा, उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है, ना अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ना तो लोक मंगलवाद में और ना ही अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में उन्होंने रुचि ली है। उन्होंने क्या किया है? रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। ओके, व्यक्ति हृदय से लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही क्या है? रस दशा है। तो इस तरह से ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि व्यक्ति हृदय से लोक हृदय में लीन होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? रस दशा। और किसने कहा है ये कहा है आरसी ने। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार, ये बहुत ही मोस्ट है, ये वाली लाइनें बहुत ही मोस्ट है ये, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था भी रस दशा कहलाती है। और किस निबंध की है ये पंक्तियाँ? कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध है ना रामचंद्र शुक्ल का, तो उसकी पंक्तियाँ हैं ये कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की है। जो रस सिद्धांत की जो प्रतिष्ठा है रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों में की हुई है। चलो ये वाली स्लाइड आप लोग पढ़ लेना। ओके, इसमें ये जो आरसी की स्लाइड है ना ये पढ़ लेना आप लोग। ओके, तो इसमें जो मोस्ट है वो मैं नीचे बता देती हूँ। नीचे है इसमें जैसे इन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए जो बहुत ही मोस्ट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा रही है, जो पूछती PYQ के आधार पर जो भी मोस्ट है ना वो चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और मैंने स्लाइडों में जो है लगा दिया है। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा इसमें और अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना लेना। ओके, और जो मोस्ट है वो मैं करवा दे रही हूँ। इन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकात्मक तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। शुक्ल जी ने मुक्त की जगह प्रबंध को, ओके, प्रतीकात्मक तथा रहस्यवाद की जगह इन्होंने बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह इन्होंने भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। गद्य साहित्य के संदर्भ में इन्होंने लिखा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
तो विरोधों का जो सामंजस्य सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? विरोधों के सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये जो चीज़ें ना, ये बहुत ही ये स्लाइड बहुत मोस्ट है, इसलिए मैंने ये करवा दिया आप लोगों को। और इसकी जो है आपने क्वेश्चन आधार पर जो है पहले जैसे क्वेश्चन जैसे बना लेना है कि विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ओके, अच्छा चलिए अब पीछे की स्लाइडें कर लेते हैं। ये स्लाइडें थोड़ा आगे पीछे लग गई हैं आज, तो इनको आप लोग जो है अरेंज कर लेना जब पढ़ते हुए। ओके, चलिए यहाँ से करते हैं। रामचंद्र शुक्ल हो गया ना हमारा कंप्लीट। अब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद की कृति है काव्य और कला तथा अन्य निबंध में इन्होंने कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो है ये इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये है मोस्ट इसमें जयशंकर प्रसाद में, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल, इसकी आधी लाइनें नीचे, जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारोत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकलात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो ये वाली पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही मोस्ट है। और एग्जाम में ये भी पूछा गया था पीछे, जैसे LT या PhD का क्या उसमें, कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। अब देखिए जो हमें शुक्ल युग की आलोचना पढ़ रहे हैं और शुक्ल युग में जो है ज़्यादातर छायावादी के कवि वगैरह ही आएंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना की। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावाद कविता के बचाव में जो है आलोचनाएं लिखी। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद का घोषणा पत्र किसको माना है? पल्लव को माना है। ओके, पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये जो सुमित्रा नंदन पंत का है ना, ये 3-4 चीज़ें जो है अभी 3-4 लाइनें ये सारी बहुत ही मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ये। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना है और पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। तो किसने कहा है ये? सुमित्रा नंदन पंत ने। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत की अन्य आलोचनाएं हैं जैसे गद्य पद्य शिल्प दर्शन, और इसमें जो मोस्ट है वो है छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 में। बहुत ही मोस्ट है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 में। तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो आलोचना कृति है वो किसकी है? वो है सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट आ जाइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिवेश की पुकार है। तो किसने कहा है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कविता परिवेश की पुकार है। और जो है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने। और कविता परिवेश की पुकार है, किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला की अन्य आलोचना कृतियाँ हैं जैसे रविंद्र की कविता कानन, बहुत ही जरूरी है, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। ओके, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव जो है निराला की बहुत ही मोस्ट जरूरी है ये। निराला ने कविता को हिंदी का जातीय छंद कहा है।
तो हिंदी का जो जातीय छंद है वो निराला ने किसको कहा है? कवित्व को कहा है। तो ये हो गया सुमित्रानंदन पंत हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट ये वाली जो स्लाइड है ये रामचंद्र शुक्ल की है। ओके, ये वाली रामचंद्र शुक्ल की स्लाइड है। नेक्स्ट आ जाइए इसमें बापू श्याम सुंदर दास। जो आलोचना का पार्ट फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें मैंने वैसे बापू श्याम सुंदर दास के बारे में करवा दिया था, तो चलो थोड़ा सा डिटेल में इसमें और पढ़ लेते हैं। बापू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापक आलोचना का जो है शुरुआत की थी, एकेडमिक आलोचना की शुरुआत इन्होंने की थी। तो श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने किया था। तो हिंदी का जो प्रथम शोध है उसका क्या नाम था? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। और ये किसने किया था? ये शोध पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने किया था। और किसके निर्देशन में किया था? ये किया था श्याम सुंदर दास के निर्देशन में किया था। नेक्स्ट इसमें इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है साहित्यालोचना। श्याम सुंदर दास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है साहित्यालोचना। देखिए इसमें मैंने लिखा भी है, LT में पूछा गया है ये किसी एग्जाम में। साहित्यालोचना को अकादमिक समीक्षा अर्थात MA के विद्यार्थियों की जानकारी देने के लिए लिखा गया था। जो साहित्य आलोचना ग्रंथ है उसको बापू श्याम सुंदर दास ने किस लिए लिखा था? जो MA के विद्यार्थी हैं उनको जो है जानकारी देने के लिए लिखा था। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर या MA के पाठ्यक्रम को जो है हिंदी के जो 1921 में जो है सबसे पहले जो हिंदी में जो है MA विषय को लिया गया था। ओके, इस तरह से याद रखना। और सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो 1921 में श्याम सुंदर दास की जो है वहाँ पर एक अध्यापक के रूप में भी नियुक्ति हुई थी। ये भी मैंने आपको कल वाली जो आलोचना का फर्स्ट पार्ट है उसमें करवा दिया था। इन्होंने व्यावहारिक आलोचना में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इनकी जो व्यावहारिक समीक्षाएं हैं ना बापू श्याम सुंदर दास की, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास व कबीर ग्रंथावली। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना की। तुलसी व भारतेंदु हरिश्चंद्र पर इन्होंने गवेषणात्मक आलोचना की है। तो इनकी जो व्यवहारिक आलोचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और कबीर ग्रंथावली की भूमिका। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रीतियाँ निम्नलिखित हैं। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रीतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है साहित्यालोचना, भाषा विज्ञान। कौन कौन सी है? साहित्यालोचना हो गया, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य। भाषा विज्ञान भी किसकी साहित्यालोचना है? बापू श्याम सुंदर दास की। हिंदी भाषा का विकास भी बापू श्याम सुंदर दास का। हिंदी भाषा और साहित्य भी किसका है? श्याम सुंदर दास का है। ओके, नेक्स्ट है पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। ये जो है शोधपरक आलोचना में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा। जो पीताम्बर दत्त बड़द्वाल का जो ग्रंथ है योग प्रवाह, तो योग प्रवाह में इन्होंने सबसे पहले जो है संत कवियों का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से जोड़ा था पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने। संक्षिप्त में रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने केशव पर विश्लेषणात्मक विवेचना प्रस्तुत किया। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया। तो पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया है। इनके द्वारा सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम की गई। ये मूलतः शोधपरक समीक्षक है। शोधपरक समीक्षक थे पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। तो आज जो है हमने शुक्ल युग के जो है कर लिए। शुक्ल युग में जो प्रमुख आलोचक थे और रामचंद्र शुक्ल वगैरह हो गए, सुमित्रानंदन पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, उनके बारे में कर लिया। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 3 में जल्दी बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।